हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टॉक मार्केट की इस सीरीज के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल एनालिसिस में एक आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस आता है। मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है, वो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। अगर आपने वो पहली वीडियो ना देखी हो तो उसी का कंटिन्यूएशन ये वीडियो है, तो इसलिए पहली वीडियो बरोबर देख लिए, उसके बाद में ये वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा समझे कि मैं कैसे स्टॉक मार्केट सीरीज आपको सिखा रहा हूँ। आज के वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का कैसे एनालिसिस किया जाता है, और उसमें हम लोग पहला ये समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। पहले हम लोग ये समझेंगे और उसके बाद में हम लोग ये समझेंगे कि उस पार्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाता है कि वो पार्ट एक कंपनी के बारे में क्या बताता है। तो उसे हम बाद में समझेंगे, बट पहले हम लोग ये समझेंगे कि पीएनएल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उन चीज़ों का मतलब क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स का मतलब क्या होता है एक कंपनी के तरफ से देखेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको समझाने वाला हूँ, ये आपको 90% ऑफ द कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसमें आपको मिल जाएगा। बट बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसीज, इनका जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से अलग होता है, इसलिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है, जो मैं समझाने वाला हूँ उससे अलग होने वाला है। तो इसलिए जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ वो आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसीज में नहीं लगाना है, क्योंकि उसके अंदर जो एनालिसिस करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। बाकी 90% ऑफ द कंपनीज है उसके अंदर ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस आपका सही से हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो भी एस्पेक्ट्स आते हैं, जो भी पॉइंट्स आते हैं, उसको समझाने से पहले मैं आपको एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं ताकि आपका लिंक अच्छे से हो जाए, आप वो पॉइंट्स अच्छे से समझ पाओ। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया है एक पेंट का बिजनेस, पेंट बनाने का बिजनेस, जैसे एशियन पेंट्स है उसी की तरह हमने भी एक पेंट का बिजनेस स्टार्ट किया। उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने अपने जेब से 100 रुपये लिए और बैंक से लोन लेके मैंने 100 रुपये डाले, तो बिजनेस में मैंने 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। अब पेंट बनाने के लिए मुझे एक जगह की ज़रूरत होगी जहाँ पर मेरी पूरी मशीनरी आएगी, पेंट बनाने की मशीनरीज। तो उसके लिए मैंने एक गोडाउन रेंट पे लिया है और उस गोडाउन के रेंट के लिए मुझे 20 रुपया डिपॉजिट देना पड़ रहा है। तो 20 रुपया मेरा क्या हो रहा है, मैं डिपॉजिट दे रहा हूँ एक गोडाउन के लिए, और उसका जो रेंट होगा गोडाउन का वो होगा 10 रुपया। अब समझते आगे कि 10 रुपया कहाँ पर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट होगा, बट इतना याद रखना कि 10 रुपया जो है वो मैं रेंट में दे रहा हूँ, 20 रुपया जो है वो डिपॉजिट में दे रहा हूँ। उसके बाद में 50 रुपये की मैंने क्या खरीदी, मशीनरी खरीदी। जिस मशीन से मैं पेंट बनाने वाला हूँ वो मशीनरी मेरे खरीदी 50 रुपये में। उसके बाद में 70 रुपये की मैं क्या खरीद रहा हूँ, मटेरियल्स खरीद रहा हूँ। अब इसके बाद में 20 रुपये मैंने नॉर्मल खर्चे किए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, मेरे गोडाउन का एडवर्टीजमेंट हो गया, मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, तो 20 रुपये मैंने क्या किए, ये सब खर्चे में निकाल दिए। और उसके बाद बचता है मेरे पास 30 रुपये। उन 30 रुपये में से 10 रुपये का क्या मैं करता हूँ, एफडी करा देता हूँ। उस एफडी पे मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो समझो वो 10 रुपये में मुझे 1 रुपये का इंटरेस्ट मिलने वाला है। और उसके बाद में 10 रुपया जो है वो मैं लोन पे ऑफ करने के लिए जो इंटरेस्ट होगा, 100 रुपये का जो मैंने बैंक से लोन लिया है उसमें से 10 रुपये का इंटरेस्ट मैं पे आउट करूंगा, और 10 रुपया जो बच गया वो मैंने कैश में रखा है अपने बिजनेस के लिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए मैंने 10 रुपया रखा हुआ है। अब इसी एग्जाम्पल से हम हमारे लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं और हम लोग उसी तरीके से समझ जाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं और उन पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। जब भी आप एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हो कंपनी का, तो वो इसी तरीके से दिखता है। उसके अंदर जो पहला पार्ट आता है वो आता है इनकम वाला पार्ट, और उसके बाद में दूसरा पार्ट आता है वो है एक्सपेंस वाला पार्ट। इनकम वाले पार्ट में फर्स्ट पॉइंट आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको अगर हम लोग सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो सेल करके, धंधा करके मुझे कितना पैसा मिला, वो पैसा मेरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आएगा।
तो अब हम हमारे एग्जाम्पल से समझते। 70 रुपए के मैंने क्या खरीदे थे, मटेरियल खरीदे थे। उस 70 रुपए से मैंने 10 रुपए और डाले और 80 रुपए में मैंने पेंट बना दिया, प्रॉपर बेचने लायक पेंट बना दिया, और उस पेंट को मैंने बेचा 100 रुपए में। मेरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कितने रुपए आएंगे, 100 रुपए आएंगे। तो 100 रुपए क्या होते हैं, जो मैंने सेल किया। 80 रुपए का मैंने सामान बनाया था, लेकिन उसको मैंने बेचा कितने में, 100 रुपए में। तो मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कितना लिखा, 100 रुपया। समझ आ गया कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, कि जो चीज आपने बेची वो कितने में बेची, वो अमाउंट आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आता है। P&L स्टेटमेंट के इनकम पार्ट में दूसरा पार्ट आता है अदर इनकम। अब अदर इनकम का मतलब क्या है, कि जो आपका बिजनेस है उसके अलावा जो भी आपको इनकम मिल रही है वो सब चीज कहाँ जाएगी, अदर इनकम में। तो जैसे मैंने 10 रुपए का FD कराया, उसमें मुझे 1 रुपया मिलने वाला है, तो वो 1 रुपया मेरी इनकम हुई, तो वो कहाँ जाएगी, अदर इनकम में। क्योंकि जो इनकम मुझे मिल रही है FD पे, वो मेरा नॉर्मल बिजनेस नहीं है। मेरा बिजनेस क्या है, पेंट बनाना और पेंट बेचना, तो वो मेरे बिजनेस से अलग है। तो जो भी इनकम मुझे मेरे बिजनेस के अलग से मिल रही है वो कहाँ जाएगी, मेरी अदर इनकम में जाएगी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या जाएगा, जो मैंने सेल किया वो अमाउंट जाएगा, और अदर इनकम में क्या जाएगा, जो मेरे धंधे से अलावा मुझे इनकम मिल रही है वो अदर इनकम में जाएगी। और इन दोनों को जब मैं मिला दूंगा तो मेरा क्या बन जाता है, टोटल इनकम बन जाता है। इसके बाद आता है एक्सपेंस वाला पार्ट। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चे। तो उसमें जो पहला खर्चा है और दूसरा खर्चा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब इन दोनों का सिंपल मतलब ये है कि जो मैंने 70 रुपए का मटेरियल खरीदा वो 70 रुपया इसमें आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या है, कि जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स बेचे, जैसे मैंने पेंट बेचा 100 रुपए का, तो 100 रुपए तो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ गया। लेकिन वो प्रोडक्ट बनाने को मुझे कितने रुपए लगे, 70 रुपए लगे, क्योंकि 70 रुपए के मैंने मटेरियल खरीदे थे। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। 70 रुपए का मैंने मटेरियल कंज्यूम किया और उसी से मेरा एक प्रोडक्ट बना जिसको मैंने 100 रुपए में बेचा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब क्या होता है, कि आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया। तो इस एग्जांपल में हम लोग ने 70 रुपए का मटेरियल कंज्यूम किया, और उसी के साथ साथ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होता है। इन दोनों का मतलब सेम टू सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन है, जिसको अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट इतना समझ जाओ कि जो भी मैंने बेचा है उसको खरीदने के लिए मुझे कितना रुपया लगा, वो इन दोनों चीजों में आएगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। इसके बाद में आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि जो भी लोग मैंने हायर किए, जैसे पेंट बनाने के लिए मैंने 2-3 लोगों को हायर किया, उनको जो मैंने सैलरी पे की है वो चीज कहाँ जाएगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। इसके बाद आ जाता है फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट का सिंपल मीनिंग ये है कि आपने फाइनेंस करने के लिए कितना पैसा दिया। अब अगर आपको मैं अपने एग्जाम्पल से समझाऊं तो हम लोग ने 100 रुपये कहाँ से लिए थे, बैंक से लिए थे, और उसके लिए हम लोग कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 10 रुपया। तो 10 रुपया जो है वो मेरा इंटरेस्ट हो जाता है, और वो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में। तो अगर आप फाइनेंस कॉस्ट को इंटरेस्ट कॉस्ट भी बोलो एक बार के लिए तो चल जाएगा। बाकी उसके अंदर बहुत अलग अलग अमाउंट्स भी आते हैं, बट सिंपल मीनिंग अगर आपको समझना है कि आपने किसी से उधार लिया है या फिर आपने कुछ लिया है, उसके बदले आप क्या पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसको हम लोग फाइनेंस कॉस्ट में डालते हैं। इसके बाद आ जाता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने मशीनरी खरीदी 50 रुपए की, हमारे एग्जाम्पल में हमने 50 रुपए की मशीनरी खरीदी। अब इस मशीनरी की एक लाइफ होगी, वो एक लाइफ के बाद में ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, राइट। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस मशीनरी की जो हमने 50 रुपए में खरीदी उसकी लाइफ है 5 साल। तो मतलब 5 साल के बाद वो खराब हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने 50 रुपए इन्वेस्ट किए हैं मशीनरी में, उसको मैं 5 साल में डिवाइड कर दूंगा। तो मेरा हर साल का खर्चा कितना आएगा, 10 रुपया, और वो 10 रुपया कहाँ जाएगा, मेरे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में जाएगा। तो अगर आपको सिंपली समझना है कि एक मशीनरी या फिर एक एसेट का जो लाइफ कम होता है उसका जो खर्चा होता है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन में डालते हैं। अगर मैं आपको कोई दूसरा एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आप समझो आपके अपने बिजनेस में आपने फर्नीचर खरीदा है, कोई टेबल बनाया या फिर कोई चेयर बनाया, और उसकी जो यूजफुल लाइफ है, मतलब वो
4 या 5 साल में खराब हो जाएगा, और उस चेयर को बनाने के लिए मुझे समझो 10 रुपये लगे। तो अब मैं क्या करूंगा, वो जो 10 रुपये जो मुझे लगे हैं उसको मैं 5 साल में डिवाइड कर दूंगा। तो 1 साल का मेरा खर्चा कितना आएगा, 2 रुपया, और ये जो 2 रुपया है वो मेरे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में जाएगा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में सिर्फ वही खर्चे आते हैं जो आपके एसेट से रिलेटेड है। अगर आपको एसेट का मतलब नहीं पता तो कोई बात नहीं, जब हम लोग बैलेंस शीट के बारे में समझेंगे तब मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगा। तो उस एसेट का जो खर्चा होता है, जो यूजफुल लाइफ उसकी कम होती है, उसका रिलेटेड खर्चा जो होता है वो मेरा कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में जाएगा। और लास्ट में आता है अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस में सब खर्चे आ जाएंगे। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट किया 20 रुपए का, मैंने 10 रुपए का रेंट जो दिया, वो 30 रुपए सब कहाँ आ जाएंगे, अदर एक्सपेंस में आ जाएंगे। तो जो भी खर्चे मेरे उन 5 हेड्स में नहीं आ रहे, मेरे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में नहीं आ रहे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में नहीं आ रहे, एम्प्लॉय बेनिफिट में नहीं आ रहे, फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आ रहे, और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में नहीं आ रहे, वो मेरे कहाँ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। और इन 6 चीज़ों को मिला के मेरा क्या बनता है, टोटल एक्सपेंस बनता है। तो मैं टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंस माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर आ जाता है। इसी तरीके से एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है हर एक कंपनी का, एक्सेप्ट फॉर बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि उनका धंधा ही अलग है। तो उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है वो भी अलग तरीके से बनता है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो भी चीज़ें आती है वो हमने हमारे एग्जाम्पल से समझा कि कौन सा अमाउंट कहाँ पर जाता है। और इसमें हम लोग ने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया, जो इन्वेस्टमेंट की, ये सब चीज़ छोड़ दी है, क्योंकि ये सब चीज़ कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में जाती है। तो हम जब बैलेंस शीट के बारे में समझेंगे तब हम इस एग्जाम्पल को और कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि दूसरे जो अमाउंट्स बाकी रह गए वो कहाँ जाते हैं। इसी तरीके से एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है हर एक कंपनी का, और उसके अंदर कौन कौन से चीज़ें आती है वो मैंने आपको सरल तरीके से समझाया। और इसके बाद में आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस। अब तक हम लोग ने समझ लिया कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, अदर इनकम का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। बट साल दर साल एक कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हम लोग को वो कैसे समझेगा, वो हम लोग एनालिसिस में समझेंगे। और एनालिसिस का पार्ट है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग ने समझा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो पॉइंट्स आते हैं उसका मतलब क्या होता है, और मैंने एग्जाम्पल से भी आपको प्रॉपर तरीके से समझाया। इस वीडियो के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ ताकि आपको हेक्टिक ना हो। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपके कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।